अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर ये जो एक एप्लीकेशन है या जो एक लॉ है वो हम स्पेशली इस्तेमाल जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में कि कंजर्वेशन हम बोलते किस चीज को है। कंजर्व लफ्ज जहां भी आ जाता है मतलब उसका होता है सेम या हम कहते हैं कांस्टेंट, सेम और कांस्टेंट। और यहाँ पर एक और वर्ड हो गया मोमेंटम, और मोमेंटम का आपको पता है कि मोमेंटम का मतलब होता है मास एंड वेलोसिटी। मींस किसी भी सिस्टम में जो मोमेंटम होती है किसी सिस्टम की वो रिमेन्स कंजर्व रहती है। वो किस तरह से कंजर्व रहती है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर कुछ हम दो या दो से ज़्यादा हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेते हैं। अब मैं इस क्लास की बात करूँगा तो इस रूम में भी कुछ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे, लेकिन बच्चे ये सवाल करेंगे कि हमने कभी एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को देखा ही नहीं है। तो हम यहाँ पर एक बिलियर्ड बॉल लेंगे। सपोज कर लें मैंने कोई भी दो बिलियर्ड बॉल ले लिए। ये एक बिलियर्ड बॉल है और उसके साथ साथ ये मैंने एक दूसरा बिलियर्ड बॉल ले लिया। अब इस बिलियर्ड बॉल का जो मास है वो है m1 और इसका जो मास है वो है m2। Both are moving along the same line as well as similar in direction but different velocities। अब इन दोनों बिलियर्ड बॉल की जो डायरेक्शन होगी वो रिमेन सेम होगी, लाइन भी दोनों की सेम होगी, लेकिन इन दोनों बिलियर्ड बॉल की जो वेलोसिटी हम लेते हैं वो हम चेंज लेते हैं, वो हम डिफरेंट लेते हैं। किस तरह से डिफरेंट लेते हैं? सपोज कर लें अब इस m1 की जो वेलोसिटी है वो है u1 और इसकी जो वेलोसिटी है वो हम लेते हैं u2। अब बच्चे फिर से ये सवाल करेंगे कि हमने वेलोसिटी को v1 और v2 से डिनोट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपने u1 एंड u2 किस लिए ली? u1 एंड u2 हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये जो u1 है और u2 है इसे हम नाम देते हैं इनिशियल वेलोसिटीज का। दिस इज कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ बिलियर्ड बॉल्स। अब इन दोनों बॉल की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। सपोज कर लें इस m1 की जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट कर लें मैं 50 मीटर पर सेकंड ले रहा हूं, और यहाँ पर जो m2 है m2 की वेलोसिटी सपोज कर ले मैंने 30 मीटर पर सेकंड ले लिया। मतलब ये हो गया यहाँ पर कि भाई u1 जो है वो ग्रेटर है किसके साथ? u2 के साथ। अब कुछ टाइम के बाद ये दोनों बिलियर्ड बॉल इंटरकनेक्ट होंगे, इंटरएक्ट होंगे। अब ये इंटरएक्ट किस लिए होंगे? क्योंकि they are moving along the same line as well as similar in direction but different velocity। इस तरह से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पर भी आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई होगा। वो किस तरह से अप्लाई होगा? m1 एक्शन अप्लाई करेगा m2 पर, सेम ही टाइम पर m2 रिएक्शन अप्लाई करेगा m1 पर। तो कुछ टाइम के बाद m1 जैसे ही m2 के साथ ये कोलाइड करेगी। यहाँ पर ये दोनों बिलियर्ड बॉल्स कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिख लिया कोलाइड। क्लियर हो गया? अब ये पहले हम नाम देते हैं बिफोर द कोलियन, इसे हम नाम देते हैं बिफोर द कोलियन। कोलियन हम कहते हैं किसी चीज को टकराना, किसी चीज का टकराना। अब टकराने से पहले m1 एंड u1 लेते हैं और m2 एंड u2 लेते हैं। कुछ टाइम के बाद अब ये दोनों बिलियर्ड बॉल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, इंटरएक्ट होते हैं। अब जैसे ही इंटरएक्ट होंगे तो क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब कैसे चेंज होगी?
जो m1 बॉडी है, m1 की वेलोसिटी यहां पर v1 हो जाएगी और m2 की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v2। v2 कैसे हो गई, अब किस तरह से होगी, अब देखें फिर से। पहले इनिशियल जो वेलोसिटी हम लेते हैं वो हम लेते हैं m1 की u1, m2 की u2। अब ये दोनों डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ सिमिलर लाइन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद ये दोनों टकराएंगे, टकराने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। मतलब m1 की जो वेलोसिटी है वो m2 में ट्रांसफर हो जाएगी और m2 की जो वेलोसिटी होगी वो m1 में ट्रांसफर हो जाएगी। जिस तरह से मैंने बोला कि m1 की सपोज कर लें, इसकी जो वेलोसिटी हम ले रहे हैं वो हम लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड और इसकी जो हम वेलोसिटी लेते हैं वो हम लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड। अब कुछ टाइम के बाद जैसे ही इन्होंने टकराया, टकराने के बाद 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब m2 अब 50 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगेगा और m2 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। टकराने के बाद m1 अब किस वेलोसिटी से मूव करेगा, वो करेगा 30 मीटर पर सेकंड। But the total system remains conserved। अब यहां पर जो टोटल सिस्टम की हम बात करेंगे, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में इन बॉडीज में, स्पेशली इन चीजों में जो मोमेंटम रहता है वो रिमेन्स कंजर्व रहता है। तो इसकी हम डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम। अब बच्चे फिर से ये सवाल करेंगे कि आइसोलेट का मतलब क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0। मतलब उन सिस्टम पर कोई भी फोर्स, हम एक्सटर्नल फोर्स कोई भी बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम of the system before and after the collision remains same लिखें या remains conserved लिखें, दोनों की मीनिंग जो होगी वो एक ही होगी। In an isolated system, the total momentum of the system before and after the collision remains conserved, remains same, remains constant। इन चीजों के बारे में हमें पता चलेगा। मतलब ये हो गया, अब यहाँ पर m1, m2 दोनों एक ही लाइन में, सेम लाइन में, सेम ही डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद इन दोनों बॉडीज ने कोलाइड किया, इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने के बाद अब इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी। अब ड्यूरिंग कोलिजन इन दोनों बॉडीज का जो मास होता है वो ना इंक्रीज होता है, वो ना डिक्रीज होता है। मास रिमेन्स कंजर्व रहेगा। उनका जो सिस्टम का जो वेलोसिटीज जो उनमें आ रही है या जा रही है वो भी रिमेन्स क्या रहती है, वो सेम रहती है। अब बच्चे ये सवाल करेंगे कि इन दोनों की वेलोसिटी तो चेंज हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी इन दोनों में वन बॉडी टू अनदर बॉडी में ट्रांसफर हो गई, फिर कैसे सेम रहेगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही बिलियर्ड बॉल लिए हुए हैं। अब डेफिनेटली हमारे इस क्लास में सिर्फ 2 बॉल तो मौजूद नहीं है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स तो अवेलेबल नहीं है इस रूम में। नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। तो जैसे ही यह बॉडी इस बॉडी से कोलाइड करेगी, ये पूरी काइनेटिक एनर्जी, ये पूरी वेलोसिटी इस बॉडी में ट्रांसफर करेगी। अब यह बॉडी बड़ी तेजी के साथ आगे वाले मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगी, तो फिर से इसने जो इससे काइनेटिक एनर्जी गेन की, अब ये
थर्ड वन बॉडी में अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी, फिर से वो क्या करने लगेगी, स्लोली स्लोली मोशन में मूव करने लगेगी। मतलब इन होल द रूम ऑल द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व लेते हैं। और अब इसे हम मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन करते हैं, अब मैथमेटिकली इसको कुछ यूं लिखते हैं हम, मैथमेटिकली हम इसलिए रिलेशन लेते हैं ताकि हमें मालूम हो किस तरह से इन बॉडीज में इंटरचेंज हो रही है, इसलिए हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन लेते हैं। तो यहां पर मैं सिंपल लिखूंगा द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलियन। अब कोलियन करने से पहले जो मोमेंटम हमें गिवन है वो क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2। पहला जो हमें मिला है वो है m1 u1 प्लस m2 u2, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलियन, और आफ्टर द कोलियन हमें जो मोमेंटम मिला है वो हमें मिला हुआ है m1 v1 प्लस m2 v2। अब सेकंड में ये लिखेंगे हम द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलियन। पहले हम बिफोर लिखा, अब आफ्टर द कोलियन लिखेंगे। आफ्टर द कोलियन क्या मिलेगा हमें, m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 and v2. This is called the law of conservation of momentum. अब इस इक्वेशन के साथ जैसे ही हम इक्वल लेंगे तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2। मतलब before collision is equals to after collision, but the whole momentum of the system remains conserved। मतलब कोलियन करने से पहले जो मोमेंटम था, कोलियन करने के बाद भी मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व रहा। अब एक और चीज आप मेरी ये नोट कर लीजिए कि ये जो हम लॉ अप्लाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए ही अप्लाई करते हैं। डेली बेसिस पर जितने ही ये बिलियर्ड बॉल्स का कोलियन हो रहा है या गाड़ियां या बाइक्स एक दूसरे से टकरा रही हैं, उन चीजों के लिए ये लॉ हम इस्तेमाल नहीं करते। इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशंस आपको बुक में मिल जाएंगी, उसको आप स्टडी भी कर लीजिए, इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह कल हम एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।